गुड इवनिंग सर। तो ये जो मैंने असाइनमेंट दिया था मैं इसको डिस्कस करता हूँ, देखते चलो। तो ये पहला सवाल लिखा हुआ है, किसी ने अटेम्प्ट किया है, कैसे करेंगे कुछ आइडिया बताइए। सर इसे लेफ्ट में ले आइए और सारी चीजें एक तरफ ले आते हैं। हाँ सर, जो मिन वाला है उसको ले आइए लेफ्ट में। ठीक है सर, डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे, 0 से 1 सेम प्रॉपर्टीज है, तो मैक्सिमम xt माइनस मिनिमम xt ft dt कर देंगे। सर उसको ऐसे लिख देंगे ना, ft को कॉमन लेके ये मैक्स xt माइनस मिन xt, ये वही तो लिखा हुआ है, मॉड ऑफ x माइनस t। मॉड ऑफ x माइनस t। देखो इसने कहा कि एक तरफ ले आइए 0 से 1 मैक्स ऑफ x t माइनस मिन ऑफ x t, और साथ में मेरे पास लिखा हुआ है ft dt gx। फिर देखिए ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, इससे कहा मॉड ऑफ x माइनस टी लिखा हुआ है, यही बोल रहे हो? हाँ सर। अच्छा तो कैसे लिखा ये तो? सर वैसे देख लीजिए, अगर x t से बड़ा है हाँ तो ये हो जाएगा x माइनस टी, फिर उल्टा अगर x t से छोटा है तो t माइनस x। ठीक है, मतलब बेसिकली तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि जो मैक्स ऑफ a कॉमा b की जो डेफिनेशन होती है वो तुमने डेफिनेशन इस्तेमाल कर ली, और मिन ऑफ x कॉमा t की जो मॉड के टर्म में डेफिनेशन होती है वो तुमने इस्तेमाल कर ली। क्या ऐसा? हाँ मतलब बार बार कौन लिखेगा कि इसको एक ही बार कैसे लिख देते हैं। अच्छा हाँ, उससे भी यही आ जाएगा। तो क्या होता है बताओ, मैक्स ऑफ a कॉमा b अगर लिखा हुआ है तो दिस कैन बी रिटन एज, क्या लिखेंगे बताइए? सर अगर a b से बड़ा है हाँ तो a इज ग्रेटर देन b, तो ये a आ गया, और अगर a इज लेस देन b तो ये b आ गया। तो इसके लिए मॉड के करस्पॉन्डिंग एक रिजल्ट होता है, वो क्या रिजल्ट होता है? सर a प्लस b प्लस मॉड ऑफ a प्लस b ऑल ओवर 2। a प्लस b प्लस मॉड ऑफ a प्लस b प्लस मॉड ऑफ a प्लस b a माइनस b डिवाइडेड बाय 2। तो इससे कहा कि ये मैक्स की वैल्यू ऐसे डिफाइन करी गई है, देख लेते हैं। अगर a की वैल्यू b से बड़ी है तो ये a माइनस b आ जाएगा, a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट वैल्यू a के बराबर आ जाएगी। और अगर a की वैल्यू b से छोटी है तो ये पूरा मॉड हटेगा और एक माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस a प्लस b, a कट जाएगा तो b वैल्यू आ जाएगी। तो मैक्स ऑफ a कॉमा b को ये लिखा जा सकता है, या मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि मैक्स ऑफ x comma t can be written as 1 by 2 x plus t plus x minus t। सिमिलरली मिन के लिए भी डिफाइन किया गया है, तो मिन ऑफ a कॉमा b ये किसके बराबर डिफाइन किया गया है, बोलिए? हाफ ऑफ x प्लस t माइनस मॉड ऑफ x माइनस t।
ए प्लस बी माइनस मॉड ऑफ ए माइनस बी, इसने कहा ऐसे डिफाइन किया गया है। और ये जो कुछ भी लिखा हुआ अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो मॉड हटेगा, माइनस से कट जाएगा तो ये बी आ जाएगा, तो मिन वैल्यू आ जाएगी। अगर ए इज ग्रेटर देन बी तो इसकी वैल्यू बी आ जाएगी, और अगर ए इज लेस देन बी है तो मॉड हटेगा और एक माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा, तो ए माइनस बी बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए आ जाएगा। तो ये जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं, मिन ऑफ x comma t, तो दिस विल बी सेम एज 1/2, साथ में मेरे पास आ जाएगा x प्लस टी माइनस मॉड ऑफ x माइनस टी। और जो इसके अंदर लिखा हुआ है मैक्स की वैल्यू लिखी है और मिन की वैल्यू लिखी है, तो इसने कहा कि दोनों वैल्यूज लगा दीजिए, और दोनों अगर वैल्यू लगा दी जाए तो मेरे पास कितना आ जाएगा 0 से 1, और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, सबट्रैक्ट कर दूं, इसमें से अगर मैं इसको सबट्रैक्ट कर दूं तो तुम लोगों को दिख रहा होगा यही वाला टर्म आ जाएगा, यही वो एक और वो बोल रहा है, क्या नाम है इसका, 0 से 1 इस पूरे की जगह मॉड ऑफ x माइनस टी एफ टी डी टी ऐसा आ जाएगा। तो इसने कहा कि ये वाली वैल्यू लगा दीजिए, तो ये वाली वैल्यू लगा देते हैं। मेरे पास क्या जाएगा 0 से 1 मॉड ऑफ x माइनस टी एफ टी डी टी दिस इज इक्वल टू जी, ऐसा आइडेंटिफाई हो गया। अभी जो कुछ भी लिखा हुआ है ये तो पुराना जाना पहचाना इंटीग्रल लिखा हुआ है, इसको सॉल्व किया जा सकता है, और इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए बताइए भाई। सर x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है एक बार। उन्होंने कहा कि एक बार x को 1 से बड़ा ले लेते हैं, अगर x 1 से बड़ा है और t की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो ये वाला मॉड हट जाएगा, और मॉड हट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0 से 1, मॉड हटा दिया तो आ गया मेरे पास x माइनस टी, साथ में एफ टी, साथ में डी टी, दिस इज इक्वल टू सर इक्वालिटी भी लगा लीजिए, इक्वालिटी लगा लेते हैं जैसे तुम बोलो। चलिए अब सर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये इंटीग्रल कांस्टेंट मान लेंगे कुछ की केवल, और दो पार्ट में अलग अलग कर लिया। इसने कहा कि इसको लिख लीजिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरे पास आ जाएगा 0 से 1, एक x बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा एफ टी डी टी माइनस 0 से 1 टी एफ टी डी टी, दिस इज इक्वल टू जी एक्स। इसने कहा कि इसको a मान लीजिए और इसको b सर मान लीजिए। एक चीज ये पूछनी थी, हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं ना कि h ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। हाँ ये मान के चल रहा है। ठीक। तो ये जो जी एक्स है वो मेरे पास इस फॉर्मेट का आ गया, ए एक्स माइनस बी के फॉर्मेट का आ गया, और जो 0 से 1 है एफ टी टी टी, इसको हम लोगों ने ए कंसिडर कर लिया, और फिर हम लोगों ने 0 से 1 टी एफ टी डी टी इसको बी कंसिडर किया, तो ये दो वैल्यूज हम लोगों ने कंसिडर कर लिया। तो ये जी एक्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसी बात हमारे पास निकल के आ रही है। अब बोलिए सर 1 की वैल्यू लगा सकते हैं, 1 की वैल्यू लगा सकते हैं, दी हुई है जी ऑफ 1 की वैल्यू, जो इसने कहा बाउंड्री कंडीशन दे रखी है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। जी1 की वैल्यू मेरे पास 1 के बराबर दे रखी है, और जी0 की वैल्यू भी मेरे पास दे रखी है, वो भी लिख लेते हैं, वो कितनी दे रखी है 2। तो जी1 बराबर 1 दे रखा है। इसने कहा कि फंक्शन जी के बारे में मालूम है कंटिन्यूस है, और ये वाला जो पार्ट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए है, तो इसका मतलब जो लिमिटिंग वैल्यू होगी और जो 1 पर वैल्यू होगी वो सेम तो होनी चाहिए, तो इसने 1 लगा दिया। जी1 की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ गई, ए माइनस बी के बराबर, और a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा जी1, और जी1 1 के बराबर है, तो a और b में एक रिलेशन मेरे पास ये निकल गया। अब क्या कहते हैं, सर 0 से छोटे के लिए देख लीजिए एक इसने बार। कहा कि जैसे 0 से बड़े के लिए देखा वैसे x को 0 से इक्वालिटी लगा ले, हाँ 0 या 0 से छोटे के लिए देख लिया। अब अगर x 0 से छोटा है, x 0 से छोटा है और ये वाला नंबर मेरे पास 0 से 1 के बीच में है, तो निश्चित बात है मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव हो गई, तो मॉड हटेगा, एक माइनस साइन आ जाएगा, तो मॉड हटाया एक माइनस साइन लगा लिया, 0 से 1 माइनस साइन लगा, तो मेरे पास कितना आ गया x माइनस टी और साथ में एफ टी डी टी, एंड दिस इज इक्वल टू जी। फिर इसने कहा कि अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो माइनस टाइम्स
0 से 1 x ft dt प्लस 0 से 1 t ft dt दिस इज इक्वल टू, और इसको तो हम लोगों ने a माना ही हुआ है तो इसकी जगह a लगा लेते हैं, और इसको b माना हुआ है तो ये मेरे पास आ गया b माइनस ax एंड दिस इज इक्वल टू g। मेरे पास ऐसा आ गया, और ये कब फॉर x इज लेस देन इक्वल टू 0। इसने फिर से कहा कि g0 की वैल्यू दे रखी है, चूंकि कॉन्टिन्यूस भी दे रखा है तो g0 की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ गई, जैसे 0 रखेंगे b के बराबर आ जाएगी, तो g0 इज इक्वल टू b, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g0 की वैल्यू 2 दे रखी है तो b की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 2 इसमें लगा देंगे तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो b की वैल्यू आइडेंटिफाई हो गई, a की वैल्यू आइडेंटिफाई हो गई। ये सारी वैल्यूज हम लोग अगले वाले पेज पे लिख लेते हैं। मेरे पास जो जो डेटा दे रखा है वो क्या, 0 से 1 ft dt दिस इज इक्वल टू a था, ये a और a की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ गई, 3 के बराबर, दिस इज इक्वल टू 3, और फिर 0 से 1 t ft dt, ये b के बराबर था, और b की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर निकल के आ गई, 2 के बराबर। तो ये दो रिजल्ट हम लोगों के पास आइडेंटिफाई है। अब क्या कहते हैं, 0 से 1 में देख, बिल्कुल। अब इसने कहा कि x को 0 से 1 के बीच में देख लीजिए। सर वैसे हाँ बोलो, इसके बिना भी हो जाएगा ना। हाँ बताओ कैसे। सर जैसे gx हमारे पास आया, एक तो x से, एक तो 1 से बड़े के लिए और एक 0 से छोटे के लिए, ठीक है, तो हमारे पास अब जो 0 से 1 के बीच में आएगा फंक्शन, हाँ, सर ऐसे एक बार इन दोनों का रफ ग्राफ बना सकते हैं आप, इन दोनों का रफ ग्राफ, इन दोनों का, ये तो नहीं इनका नहीं, gx अच्छा, का जो दे रहा 1 से आगे के लिए और उसके नीचे के लिए जो दो लाइन आई है हमारे पास। ये x एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस है। मेरे पास जो दो लाइनें निकल के आ गई, जो gx आ गया मेरे पास, उसमें a और b की वैल्यू मुझे मालूम चल चुकी है, तो मैं लिख लेता हूँ। एक बार मेरे पास gx इसके बराबर है ax माइनस b के बराबर, ax माइनस b, a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, a 3 के बराबर है, इसके बराबर है फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये gx इसके बराबर आ गया मेरे पास माइनस का ax प्लस b, a की वैल्यू 3 है तो ये माइनस का 3x प्लस का 2 फॉर x इज लेस देन इक्वल टू 0 पर वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, 2 के बराबर है, 2 के कर लिया। और 0 से छोटे के लिए मुझे बात करनी है, और छोटे के लिए अगर बात करेंगे तो -1 अगर मैंने सोचा तो -1 पर वैल्यू 5 आ जाएगी, तो लाइन मेरे पास ऐसी चलेगी। ठीक, फिर इसने कहा एक के आगे बात कर लीजिए, ये एक है, और एक के आगे ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है। 1 अगर रखेंगे तो 1 पर मेरे पास वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 पर वैल्यू 1 आ गई, ये 2 है, और फिर पॉजिटिव स्लोप के साथ लाइन ऊपर चली जाएगी। सर gx कंटीन्यूअस है, gx कंटीन्यूअस, तो अगर इन दोनों पॉइंट को किसी फंक्शन को ज्वाइन करना है, हाँ, तो वो लाइन या कांस्टेंट हो नहीं सकता। हाँ बिल्कुल। अब अगर हम क्वाड्रेटिक लेंगे, हाँ, तो हमारे पास लेकिन इन्फॉर्मेशन 4 है, 2 तो हमारी उससे आ रही है, क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी से इन्फॉर्मेशन, और 2 डिफरेंशिएबिलिटी से आ रही है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक में अगर तुक्का लग गया तीसरी वाली उसका बैठने का, तो शायद आ जाए। हाँ, लेकिन क्यूबिक पक्के से आ जाए, क्योंकि क्यूबिक में 4 निकालने पड़ेंगे, ABCD, हाँ, और 4 इन्फॉर्मेशन है, अच्छा, और क्यूबिक से बड़ा हो नहीं सकता, gx दिया हुआ है, ठीक है। तो सर क्यूबिक ले लेंगे gx को। तो मतलब 0 से 1 के बीच में तुम बोल रहे हो ना? हाँ, तो 0 से 1 के बीच में gx ने कहा कि क्यूबिक ले लेते हैं, और क्यूबिक तुम्हारे पास ax क्यूब प्लस bx सर इसमें मैंने आगे सॉल्व किया था, तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू -1 और d की वैल्यू 2 आ रही थी। a प्लस b प्लस c की वैल्यू -1 और हाँ, d ठीक की है। वैल्यू 2 आ रही थी। मतलब ये 0 से 1 के बीच में सोचा गया, और 0 और 1 पर कंटिन्यूस होने वाला है, तो g0 की वैल्यू निकाल लो, g0 की वैल्यू निकालोगे तो d आ जाएगी, और g0 किसके बराबर दे रखा है, g0 2 के बराबर दे रखा है, तो d की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, और फिर g1 1 पर भी कंटिन्यूस दे रखा है, तो g1 की वैल्यू निकाल लो, तो कितना आ जाएगा a प्लस b प्लस c प्लस d, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1,
तो यहाँ से a प्लस b प्लस c प्लस d की वैल्यू -1, कितना आ जाएगा -1। तो दो रिजल्ट मेरे पास ये निकल के आ गया। सर इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, दो ऐसे आ जाएंगे। बिल्कुल, इसने कहा कंटिन्यूटी हो चुकी है, अब डिफरेंशिएबल और देख लेते हैं। बेसिकली जो फंक्शन मेरे पास लिखा हुआ है वो किस तरीके का आ गया, gx मेरे पास -3x + 2 फॉर x इज लेस देन इक्वल टू 0 इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d for x lie between 0 and 1 and is equal to 3x minus 2 for x is greater than equal to 1। और फंक्शन डिफरेंशिएबल भी चाहिए, और डिफरेंशिएबल चाहिए तो इसने कहा कि 0 पर भी डिफरेंशिएबिलिटी होल्ड करना चाहिए और 1 पर भी होल्ड करना चाहिए। 0 पर अगर करना चाहिए तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -3, दिस इज इक्वल टू 0 पर इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए, डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ c आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से आएगा 3x², x बराबर 0 रखोगे, फिर 2bx, उसमें भी x बराबर 0 रखोगे, सिर्फ c अकेला रह जाएगा। तो ये मैंने एट x इज इक्वल टू 0 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करी, इससे c की वैल्यू -3 आ गई। सिमिलरली x इज इक्वल टू 1 पर भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए डिफरेंशिएट ही कर देंगे। तो 1 पर अगर राइट हैंड साइड से डेरिवेटिव निकालोगे तो 3 आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड से डेरिवेटिव निकालोगे तो 3a आएगा, x² में x बराबर 1 रखोगे फिर 2b आएगा, और x की जगह 1 रखोगे प्लस c आएगा। एक इक्वेशन मेरे पास ही आ गई, तो एक इक्वेशन मेरे पास ही आ गई, और c की वैल्यू -3 है, -3 रख देंगे तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 6। एक इक्वेशन मेरे पास ही आ गई। c की वैल्यू -3 इसमें रख देंगे तो a प्लस b इज इक्वल टू -3 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। a प्लस b की वैल्यू मालूम चल गई, इसकी वैल्यू मुझे मालूम चल गई, इन दोनों को अगर सॉल्व कर लिया जाए तो मेरे पास सूटेबल आंसर निकल के आ जाएगा, एक पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगा। मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2a प्लस 2b दिस इज इक्वल टू 4, सिंप्लीफाई कर लिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू मेरे पास 0। मतलब मेरे पास gx आइडेंटिफाई हो गया, और gx मेरे पास कितना आ गया, a की जगह 2। हाँ बोले सर, मेरे को एक चीज ये समझ में नहीं आई। हाँ थोड़ा सा स्लो कर दीजिए। हाँ हमने gx माइनस, मतलब अगर x लेस देन 0 है तो -3x + 2 कंसीडर किया। मतलब तुमको ये वाली बात समझ में आ गई ना, ये वाली बात समझ में आ गई, इसके नीचे वाली भी आ गई, ये वाली बात जो भी समझ, प्लॉटिंग वाला ग्राफ तक का काम था ना, हाँ यहाँ तक सब समझ में आ गया। ये कैसे मान लिया, ये नहीं समझ में आया। नहीं, ये तो वो दिया हुआ ना हाँ, कि वो बिल्कुल gx consists of a polynomial of degree not more than 3, बिल्कुल तो at maximum ax³ ही होगा। बिल्कुल, ये समझ में आ गया मेरे को, ये नीचे नहीं आया जो आपने प्रोसेस अप्लाई किया। मैंने ये जो आगे कैलकुलेशन किया, हाँ, देखो ये प्रोसेस ये वाली बात तुमको समझ में आ गई ना, ये जो हम लोगों ने हाँ, ये पीछे की सब समझ में आ गई, सब ये कुछ एक यहाँ ऐसे निकाला यहाँ पर हमने। ये जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है, हम लोगों ने ये कंफर्म कर लिया है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, फंक्शन में दिया दे रखा था, इसलिए कंटिन्यूटी हम लोगों ने चेक कर लिया यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ कंटिन्यूटी चेक करने के बाद ही तो मेरे पास ये वाला रिजल्ट आया। जी सर। ठीक है, अब अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है और उसकी डिफरेंशिएबिलिटी भी दे रखी है तो क्या करते हैं हम लोग, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो राइट हैंड साइड से डेरिवेटिव निकालने के लिए इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं, जी सर। और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं और 0 लगा देंगे, और राइट हैंड साइड से डेरिवेटिव निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर देंगे और 0 लगा देंगे। तुमको समझ में आई बात? बात तो वही हुई। अच्छा, लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का कांसेप्ट लगा के सी हाँ की वैल्यू निकालनी। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और ऐसी 1 पर भी डिफरेंशिएबल दे रखा है। हाँ, तो दो इक्वेशन बन गई, तो उससे ए और बी की बाकी वैल्यू निकाल ली। बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक है ना। हाँ सर। ठीक, तो ए भी मालूम चल गया, बी भी मालूम चल गया। एक्चुअली सवाल में मैंने 3rd डिग्री दे रखा है, के बजाय अगर मैं ऐसा दे देता,
तब क्या करते हैं? भाई मैंने तो एक हिंट दे दी सवाल में कि वो 3rd डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बजाय अगर मैं ये दे देता सवाल में कि एफ डैश एक्स इज नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन, फिर हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं? सर ये दिया हुआ तो शायद देखना एक बार। क्वेश्चन में दिया है fx इज नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन, इसका मतलब है कि कोई वेरिएबल तो पक्का है। हाँ सर दिया हुआ है। उसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो चांस है कि वो कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब आपने पहले से ही दे दिया कि f डैश x मैंने जब सवाल लिखा होगा तो बहुत सारी बातें होंगी, तो मुझे लगा कि कहीं कोई इंफॉर्मेशन छूट ना जाए, तो इसलिए मैंने fx को 3rd डिग्री से gx कंसिस्ट ऑफ अ पॉलिनोमियल डिग्री नॉट मोर देन 3 डिग्री ऐसा दे दिया। मैंने साथ में fx इज नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन, अगर कांस्टेंट फंक्शन होता तो डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो जाती, यही होता ना। हाँ लेकिन अगर मैंने f डैश x इज नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन ये दिया होता और वो ना दिया होता, मैंने ना ये इंफॉर्मेशन दी होती और ना ये इंफॉर्मेशन दी होती, तो फिर कैसे करते? सर 0 से 1 के बीच में तोड़ते हैं। 0 से 1 के बीच में तोड़ते, चलो तोड़ते। तुम समझ गए ना था बात, मतलब मैं क्या कहना चाहता मैंने वो ट्राई किया था, मुझसे हुआ नहीं था से। अच्छा, मतलब मैंने तो सवाल उसी हिसाब से बनाया था। चलो देखते हैं। ये पॉलिनोमियल तो दे रखा है लेकिन डिग्री के बारे में नहीं बताया है, और f x नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन उसके बारे में भी नहीं बताया। तो मैं अब जो एक्चुअली मैं चाहता था उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। वैसे सवाल खत्म हो गया ना, ये जो डेटा दे रखा था उसके हिसाब से तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया, किसी को कोई समस्या तो नहीं ना इस जगह? भाई ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी की वैल्यू भी आइडेंटिफाई हो गई, डी की वैल्यू भी आइडेंटिफाई हो गई। तो मतलब मेरे पास ये जो 4th डिग्री की पॉलिनोमियल 3rd डिग्री की पॉलिनोमियल लिखी हुई इसमें ए बी सी डी सब मालूम चल गए, तो ये पूरा जीएक्स हमारे पास आइडेंटिफाई हो गया। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जैसे मैंने ना जहाँ पे आपने ब्लू से एंड नहीं किया है, हाँ -3x+2, हाँ यहाँ तक तो मैं भी आ गया था। हाँ। उसके बाद मेरा दिमाग नहीं चल पा रहा था कि अरे बेटा कंटिन्यूटी हो गई है यहाँ तक, अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो अच्छा, तो फिर मतलब c की वैल्यू हमने 0 पे पहले चेक करी, हाँ और फिर 1 पे हमने दो इक्वेशन निकाली a और b के फॉर्म में। हाँ भाई, तुमको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी कंफर्म हो चुकी है, अब डिफरेंशिएबिलिटी और कंफर्म करनी है। और अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं और फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होता है तो कैसे चेक करते हैं? राइट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, 0 लगा देते हैं, और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं और 0 लगा देते हैं, तो उससे ये रिजल्ट आ गया। समझ गया सर। तुम भी क्लियर है ना ये बात? अब पूरा क्लियर हो गया। तो जो मैं बात करने की कोशिश कर रहा था कि ये जो इंफॉर्मेशन है उसको बहुत ठीक से इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि वो कुछ डेटा एक्स्ट्रा शायद हो गया सवाल में, कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने 0 से बड़े के लिए आइडेंटिफाई कर लिया, सॉरी 0 से छोटे के लिए आइडेंटिफाई कर लिया, 0 से बड़े के लिए आइडेंटिफाई कर लिया, 0 से 1 के मुझे बीच में सोचना है। तो हम लोगों ने सोचना चालू किया। कैसे? देखो, हम लोगों ने कहा अभी हम लोग जो बात सोचना चाहते हैं वो x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में सोचना चाहते हैं तो लिमिट को ब्रेक कर लेते हैं। कैसे? 0 से x मैक्स ऑफ x, t एफ टी डी टी प्लस x से 1 मैक्स ऑफ x, t एफ टी डी टी, दिस इज इक्वल टू 0 से x min ऑफ x, t एफ टी डी टी प्लस x से 1 min ऑफ x, t एफ टी डी टी प्लस g, ऐसा लिखा। अब देखो मेरे पास t जो है वो 0 से x के बीच में है, t मेरे पास
जो इंटरवल लिखा हुआ है लिमिट का वो 0 से x तक है, और t इस वाले इंटीग्रल में, पहले वाले इंटीग्रल में इसके बीच में लाई कर रहा है, 0 से x के बीच में। तो मैक्स क्या हो गया, x हो गया, तो यहाँ पर x लगा लेते हैं। तो मेरे पास 0 से x, एक x आया, कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, ft dt आ गया, प्लस x से 1 के बीच में अगर बात चल रही है तो मैक्स के बारे में बात करेंगे, तो t इसके बीच में है तो इन दोनों में बड़ा t हो जाएगा, तो मेरे पास x से 1 t ft dt आ गया। दिस इज इक्वल टू 0 टू x। मिन के बारे में बात करें तो मिन मेरे पास अब की बार क्या हो जाएगा, मेरे पास t कैसा है, 0 से x के बीच में है, तो t छोटा हो गया, तो मेरे पास 0 से x t ft dt आ गया, प्लस फिर से मिन ऑफ x कॉमा t है, और x कॉमा t मतलब t इसके बीच में है, तो मिनिमम क्या हो जाएगा, x से बाहर आ जाएगा, x से 1 ft dt प्लस gx। मेरे ख्याल से यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होगी। अरे आरव, तुमको बात समझ में आ रही है? हाँ सर, पूरी समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखो ये जो कुछ भी लिखा हुआ है और सवाल में दे रखा है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल x, ठीक है ना। तो अगर सारे x के लिए वैलिड है तो आइडेंटिटी लिखी हुई, मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं, तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो मेरे पास इसका डेरिवेटिव 1 कितना आ जाएगा, 0 टू x ft dt प्लस x एज इट इज, इस पे लेब्निज थ्योरम लगा दी, तो ये मेरे पास fx आ गया, प्लस इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस साइन के साथ नीचे वाली लिमिट लग जाएगी, तो x fx आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x fx आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से प्रोडक्ट 2 लग जाएगा, तो x का डेरिवेटिव 1, x से 1 ft dt प्लस x एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का x fx आ जाएगा, प्लस g डैश x आ जाएगा। तुम लोग देख रहा होगा ये वाला टर्म कैंसिल आउट, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट, तो मेरे पास एक ये स्टेटमेंट निकल के आ गया। ये जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको मैंने दोबारा उठा के फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, पॉलिनोमियल सही रखा है तो डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा एफ एक्स इधर, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे बाकी सब खत्म हो गया, माइनस एफ एक्स प्लस जी डबल डैश एक्स, और यहां से मेरे पास क्या आ गया, 2 साथ में आ गया एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू जी डबल डैश, और यहां से एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास आइडेंटिफाई हो गई, जी डबल डैश एक्स डिवाइडेड बाय 2। और मुझे क्या डेटा अवेलेबल है, मुझे ये वाला डेटा अवेलेबल है कि 0 से 1 के बीच में एफ टी डी टी की वैल्यू 3 है, 0 से 1 के बीच में एफ टी डी टी की वैल्यू 3 है, ठीक है। और एक और बात मुझे मालूम है, 0 से 1 टी एफ टी डी टी की वैल्यू ये किसके बराबर दे रखी है, 2 के बराबर दे रखी है, 2 के बराबर, ठीक। अब ये जो वैल्यू है उठा के यहां पर लगा देते हैं, तो 0 से 1 मेरे पास कितना आ जाएगा, जी डबल डैश टी डी टी, नीचे 2 है तो वो उधर जाकर 6 हो जाएगा, और यहां पर भी लगा देते हैं, तो 0 से 1 टी जी डबल डैश टी डी टी डिवाइडेड बाय 2 है तो ये 4 हो जाएगा। ये जो लिखा हुआ है इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा जी डैश टी, लिमिट लगा देंगे तो जी डैश 1 माइनस जी डैश 0, दिस इज इक्वल टू 6। और इसमें भी बाई पार्ट लगा दिया जाए, बाई पार्ट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, टी दूसरे का इंटीग्रेट करेंगे तो जी डैश टी 0 से 1 माइनस 0 से 1 टी का डेरिवेटिव 1, जी डबल डैश टी का इंटीग्रल जी डैश टी, दिस इज इक्वल टू 4। इसमें लिमिट लगा देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, जी डैश 1 माइनस, इसको भी जब इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जी टी आ जाएगा, और लिमिट लगाएंगे तो जी 1 माइनस जी 0, और जी1 की और जी0 की वैल्यू दे रखी है, जी1 और जी0 की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे याद नहीं आ रहा है, देख लेते हैं। जी1
और g0 की वैल्यू 1 और 2 दे रखी है। यस सर। तो इसकी जगह 1 रख दिया, इसकी जगह -2 रख दिया, दैट्स इक्वल टू 4। तो g'1 की वैल्यू मेरे पास आइडेंटिफाई हो जाएगी। ये मेरे पास कितना हो जाएगा, प्लस का 1 उधर जाएगा तो 3। 5 नहीं 3 g'1 की वैल्यू इसमें लगा दीजिए। तो मुझे क्या बात मालूम चल गई, ये 3 मालूम चल गया। और g'1 की वैल्यू g'0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। तो मेरे पास g'1 निकल के आ गया और g'0 निकल के आ गया। दोनों की वैल्यू हम लोगों ने आइडेंटिफाई की। ठीक है, अब एक चीज पूछे सर। हाँ पूछिए। थोड़ा सा है, जैसे मान लो अगर ऐसे टाइप सवाल पूछते, 2 लोग बोल रहे हैं, आरव बोल लो पहले। अगर ऐसे टाइप का जो सवाल है, अगर जैसे मान लिया एडवांस में आ गया, हाँ। तो वो मल्टीपल चॉइस में ऐसे सवाल बना के दे सकते हैं कि g'1 की वैल्यू 3 कुछ है। भी पूछ सकते हैं, मतलब ये मत सोचो कि ये यही सवाल आने वाला है। इसमें जो बातें काम हो रहा है वो ज्यादा हाँ। इम्पोर्टेंट है। मतलब जो भाई सवाल तो खत्म हो गया था, सवाल में तो सवाल बहुत इन पहले सारी था। बातों का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, मतलब क्योंकि हाँ। वो अलग नजरिए से सॉल्व कर लिया गया, क्योंकि इस स्टेटमेंट को पकड़ लिया गया हाँ। और उसके बाद सॉल्व कर लिया गया। तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, आंसर निकाल लिया। लेकिन जो मैं बात कराना चाहता था, जो मुझे दिखाना था, वो सब बात जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट बातें थी, इसलिए मैंने ये सब बातें करी। हाँ बोलो सर, ये g'1 और g'0 निकाल के फायदा क्या हुआ? ये तो हमने पहले निकाल लिए थे। ये वही कह रहे हो, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू जब हमने 1 करा था उसमें भी तो ये निकले थे। x की सेम वैल्यू, डाउट मेरा भी है सर। x की वैल्यू सर ये जो 2 लाइन आई थी हमारी, हाँ। x की वैल्यू 0 x की वैल्यू 1 से, तो ये सेम ही था, 3 और -3 3 और -3 इनका स्लोप। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। देखो हम लोगों ने ये वाली बात जो लिखी हुई है ना, सर आई गेस कंटीन्यूअस नहीं देना चाहिए था। कंटिन्यूस नहीं देना चाहिए था। फिर कंटीन्यूअस हमें यहाँ से पता चलता ना, 0 से 1 के बीच में इसको देख के, क्योंकि 0 और 1 पे वैल्यू तो हमने निकाल ली वहां से। एक मिनट, मैं सोच रहा यार, एक्चुअली बहुत सारा किया तो उसके बाद कुछ बन गया तो मैंने लिख दिया सवाल। और उसमें कुछ एक बात कौन सी, एक ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसका भी अब इस्तेमाल कर लेते हैं ना। मेरे पास ये जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सवाल में दे रखा है f'(x) इज नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन ना, इज नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, क्या किया जाए यहाँ से। सर g of x 3 डिग्री पॉलिनोमियल से कम है या फिर 3 डिग्री है, हाँ। उसको जो आपने f of x is equal to g'(x) x upon 2 वो है सर, उसको 2 बार और डिफरेंशिएट कर देंगे। हाँ। तो वो 0 जाएगा। मतलब अगर मैं f'(x) निकालूंगा यहाँ से तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा, g'(x) डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं होना चाहिए, यही बोल रहा है। f'(x) इज नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन, ऐसे मैंने कुछ लिखा था, नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन, मतलब ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ सर? एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, f'(x) 0 जाएगा। ये 0। लेकिन आपने ये बात तो हटा दी ना कि वो क्यूबिक है। हाँ लेकिन पॉलिनोमियल तो है ना। तो सर पॉलिनोमियल तो क्यूबिक नहीं है, तो ये 0 कैसे, कितनी बार इस 12 डिग्री का हो गया बता? वही मैं जजमेंट कैसे लेंगे सर फिर हम? अरे मतलब कुछ सोचते तो दे यार, सुधार करवा रहे हो कि तुम, और उसको मतलब मेरे मन में जो बातें थी वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ यहाँ से इन सब बातों का इस्तेमाल करके भी चीजें हो जाना चाहिए थी। लेकिन अभी रुक जाओ, पहले मैं सोच लेता हूँ एक मिनट। f'(x) मेरे पास fx ही आ गया। अगर मैं fx के बारे में बता देता कि फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है, तब ठीक रहता ना। बट यहाँ पे अगर ये स्टेटमेंट दिया रहता कि ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो ये यहाँ से हम fx, अगर मैं सिर्फ ये बोल देता
कि एफ एक्स सर एफ डैश कांस्टेंट है। हाँ एफ डैश एक्स कांस्टेंट, एक ही बात है। एफ डैश एक्स मैंने लिखा था ना यहाँ पर, तो नॉट कांस्टेंट लिखा था, कांस्टेंट लिख देते हैं। कांस्टेंट कर देते हैं, वही एफ डैश एक्स इज कांस्टेंट कर देते हैं इसको। अब ठीक है ना, एफ डैश एक्स कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी कांस्टेंट नंबर सी के बराबर होंगे। दिस इज इक्वल टू, तो जी ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के हो गया, थर्ड डेरिवेटिव कांस्टेंट हो गया, मतलब जी एक्स मेरे पास कैसा पॉलिनोमियल रहा होगा, थर्ड डिग्री का ही रहा होगा। हेलो, हाँ सर, क्योंकि हाँ यस सर, यस सर। अरे यहाँ से बात कंप्लीट हो रही है ना, वही मतलब कुछ हाँ। मतलब वो जो स्टार्टिंग में लिख दिया थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल, तो उससे बहुत सारी बातें खत्म ही हो गई। लेकिन ये सारे काम करने से एफ एक्स स्ट्रिक्ट हो गया, और अगर एफ एक्स के ऊपर मैंने कंडीशन लगा दी होती कि एफ डैश एक्स इज ए कांस्टेंट नंबर, तो फिर जी ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, मतलब जी एक्स मेरे पास कैसी पॉलिनोमियल होना चाहिए, जी एक्स मस्ट बी थर्ड। अब जो भी है मतलब सर बेसिकली घूम फिर के क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दिया, चेज वाई करनी है। हाँ एक्चुअली तुमको यहाँ पर सवाल में ये क्लियर कट हिंट मिल गई कि जी एक्स क्यूबिक है, तो क्यूबिक मान के सॉल्व कर दिया, खत्म कर दिया बाबा। हाँ सर। है ना, अगर मैं ये देता ही नहीं किसी और, एक्चुअली एफ एक्स के बारे में कोई बात ही नहीं हुई ना सवाल में, बस ये लिख दिया गया कि एफ एक्स इज नॉट ए कांस्टेंट फंक्शन, तो इसके बजाय अगर मैं ये कह देता कि एफ डैश एक्स इज अ कांस्टेंट नंबर फॉर ऑल एक्स, तो वहां से एफ एक्स लीनियर हो जाता, एफ एक्स लीनियर हो जाता, तो यहां से सारी बातें फिर कंप्लीट हो जाती, मतलब आता वही, कैलकुलेशन वही सब होने वाला है। अरे क्या कुछ सुधार होता दिख रहा है सवाल में? तो एक्चुअली में सवाल क्या हो जाना चाहिए ताकि वो थोड़ा सा उतना सरल ना हो जाए जितना जिस तरीके से तुम लोगों ने सॉल्व कर दिया, तो इसको सुधार कर लेते हैं। सर क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है, एफ एक्स एंड जी एस आर कंटीन्यूअस डिफरेंशियल फंक्शंस वेयर एफ डैश एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन और जी वन ऑफ वन दिया होता है, जी जीरो दिया होता है, और ये पूरा एक्सप्रेशन दिया होता है। क्या किया जाए इसमें, ये थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल तो एक अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसको हटाने की जरूरत है। सर हम ये कह सकते हैं ना कि एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटीन्यूअस डिफरेंशियल फंक्शंस वेयर f dash x is a constant function और g1 और g0 की वैल्यू और ये एक्सप्रेशन ही दे देते, तो वहां से हम बना सकते थे समान मतलब क्वेश्चन। हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ, इसको कर देते हैं f dash x is constant। सर वैसे हाँ अगर ये दिया होता कि f dash of x equals to f dash of 2x, f dash फिर से बोलो, तो फिर भी कांस्टेंट ही होता ना। फिर से बोलो सर f dash of x equals to f dash of 2x, और इसकी कहीं पे आपने वैल्यू रखी होती कुछ भी, मतलब कि f dash of 1 equals to something 4 ऐसा कुछ, तो तब भी हम इससे वो कर पाते हैं कंक्लूड कि ये कांस्टेंट है f dash of x। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, तो अगले में वही है। हाँ नहीं कर सकते हैं लेकिन अभी थोड़ा सा ये तो फिर एक और नई चीज इन्वॉल्व कर दोगे ना तुम, एफ डैश 2x वाली, तो उससे भी आएगा वही। ये मेरे पास एफ एक्स एंड डी एक्स आर कंटिन्यूअस फंक्शन, ये तो ठीक है, कंटिन्यूअस तो रहने की, कंटिन्यूअस देने की जरूरत है। और सर अगर जरूरत नहीं है तो फिर हमें नहीं चेक करना पड़ेगा ना 0 और 1 के। सर आपने जब 0 से 1 के बीच में निकाला था, हाँ तो 3 और -3 वहां से भी आ गए थे, हाँ, तो अपने आप कंफर्म कर दिया कि अच्छा ये यहाँ से और वहां से मैच कर रहे हैं तो कंटिन्यूस ही होगा। लेकिन एक मिनट में पहले देख लूं, इधर से जो आया था तुम्हारे पास, ठीक है,
इधर से स्लोप इस साइड से तुमने निकाला तो 3 आ गया था, इधर -3 आ गया था, और 0 से 1 के अंदर जब मैंने कैलकुलेशन किया तब भी यही आ गया। हाँ तो ऑप्शन में हो सकता है अगर मल्टी रेक्ट होता है ये कंटीन्यूअस आ गया d-1 = 3, लेकिन यार बगैर अगर हम देंगे नहीं ना डिफरेंशियल है तो उस इक्वेशन को कैसे डिफरेंशिएट कर दिया मैंने। हाँ वही क्योंकि x is equal to 1 और x is equal to 0 पे अगर कंटीन्यूअस नहीं होगा तो वो कॉन्सेप्ट लग ही नहीं पाएगा एलसीडी का। तो ठीक है ना, हम लोग अगर कंटीन्यूअस बेसिकली अगर ये वाला कैलकुलेशन ना करें तभी यहां से हमारे पास पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई होगा ना। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना भाई? मान लो कि मैंने ये वाला कैलकुलेशन नहीं किया, अगर ये नहीं किया कैलकुलेशन तो भी तो मेरे पास ये वाला डेटा ऑलरेडी आ चुका है, काय के लिए ये वाला कैलकुलेशन दोबारा करें? नहीं करते हैं यहां से, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट तो मेरे पास आ चुका है ना, और यहीं से तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि जीएक्स मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, मतलब वो जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है, मतलब हम लोग कई रास्ते से कर सकते हैं सवाल को। क्या जीएक्स कंसिस्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स और डिग्री हटा देते हैं बस, अभी ठीक है। अरे अब तो सर इस हाँ बोलो। थोड़ा सा लाइक आउट ऑफ द बॉक्स है क्वेश्चन में, हमें मैक्सिमम मिनिमम में दो ही वेरिएबल्स दिए थे x और t। हाँ शायद कुछ बकवास जा रहा हूँ, क्या कभी लोग 3 भी देंगे? और अगर 3 देंगे तो क्या करेंगे फिर? तो फिर उसमें एक और टी का फंक्शन हो जाएगा, एक्स टी और टी स्क्वायर लिख दिया। मतलब बस फॉर्म दिखा दीजिए, एक फॉर्म दिखा दीजिए, सॉल्व मत कीजिए। अरे हम फॉर्म दिखा दीजिए। अरे ऐसे हम लोग करते हैं ना। अरे पहले रुक जाओ, अरे अभी ये मेरे ख्याल से कंसिस्टेंट सवाल हो गया, इसमें अब कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा सुधार कर लेंगे तो ये काम हो जाएगा। तो ये वाला खत्म हो गया सवाल, मतलब दोनों तरीके से अब हो जाएगा। तुम क्या चाहते हो कि कहीं पर अगर ऐसा लिख दिया जाए? एक्चुअली यहाँ तो देखते ही पता चल गया था कि मॉडल लगाना है x - t का और आगे बढ़ना है। ऐसा कर दे। और हमें हाँ मतलब मान लीजिए मैक्सिमम x, t, कोई भी और वेरिएबल दे दिया, जैसे यहाँ हमने t स्क्वायर लेट कर लिया। हाँ मतलब टी स्क्वायर मैंने लिख दिया तुमको ताकि बात समझा सकूं मैं, बस इसलिए। ठीक है, लिखे अब हम? हाँ सर। तो बेसिकली लिमिट तो ब्रेक करना पड़ेगी, बात चल रही है सिर्फ 0 से 1 के बीच में। x मेरे पास 0 से 1 के बीच में, तो मेरे पास लिमिट को ब्रेक कर लिया 0 से एक बार x, फिर एक बार x से 0 से x ही हो गया। t की वैल्यू मेरे पास कैसी होगी? 0 से x के बीच में, t इसके बीच में। और देखो t अगर 0 से 1 के बीच में ही है तो t स्क्वायर और छोटा होगा। अरे क्या दिख रहा है तुमको? तो अगर t मेरे पास ये हुआ तो t स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, और मैक्स की बात चल रही है तो x तो इसमें आ ही जाएगा। और इस वाले मेरे पास कितना आ जाएगा? x से 1 के बीच में t आगे होगा और t स्क्वायर इससे छोटा होगा, और x सबसे छोटा होगा तो मैक्स की वैल्यू t हो जाएगी। और अगर मिन के बारे में बात करोगे तो फिर से ब्रेक कर लेंगे 0 से x और फिर x से 1। अब की बार मिन की वैल्यू लगानी है तो देखो 0 से x के बीच में अगर बात कर रहे हो तो t स्क्वायर सबसे छोटा हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा t स्क्वायर ft। और x से 1 के बीच में बात कर रहे हो, इसके बीच में बात कर रहे हो, तो मिन क्या होने वाला है? x ही मिन हो जाएगा, क्योंकि x ही तो t स्क्वायर और t दोनों से छोटा है, तो ये x ft dt हो जाएगा। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुमको? हाँ सर, ये अब समझ में आ रहा है। एक चीज पूछनी थी, जैसे यहाँ तो हमने लेट कर लिया था कि या तो x बड़ा है या तो t बड़ा है, या t बड़ा है या x बड़ा है, और फिर हमने मॉड लगा दिया था। बट एक रैंडम केस अगर लेके चले जिसमें रैंडम वेरिएबल्स है ABC, हाँ। और अब हमें उसको मतलब फिर हमारा क्वेश्चन की अप्रोच ही चेंज हो जाएगी ना पूरी। हाँ बिल्कुल हो जाएगी। एक्चुअली यहाँ पर जो मैंने दे दिया t स्क्वायर, वो अंदाज था मुझे t और t स्क्वायर के बीच में रिलेशन होता है 0 से 1 के बीच में।
हाँ नहीं वो लेकिन अगर मैं मैं सर जीरो समझ से गया था, मेरे को थोड़ा क्लिक कर गया था, हाँ, बट मैं कह रहा था ए बी सी मतलब रैंडम वेरिएबल्स पे। अरे रैंडम कैसे ले लेंगे यार, मतलब कुछ ना कुछ तो डिपेंडेंसी होगी, कुछ भी लिख देंगे क्या, मतलब कोई ना कोई तो कंस्ट्रेंट होगा ही होगा, मुझे कुछ अंदाज तो लगना ही पड़ेगा ना। हाँ अच्छा, ठीक, आगे बढ़ा जाए यस सर। अगले सवाल के बारे में। Sir, I have another method. Can I discuss, sir? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी 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 प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग। Yes, sir. हाँ हाँ बोले। Sir, in the slide where you have written 0 to x and x to 1, you have broken the ओके integral. ओके, जीरो से ये बना। Sir, here instead of differentiating, if we rearrange the terms and write the x to 1 integral as x to 0 and 0 to 1. Okay, so you are interested that if we combine this integral to this and this integral to this, Yes, sir. तो then मैं कॉपी कर लूँ यहाँ से, फिर मैं अगले पेज पे चलता हूँ। जीरो टू वन, जीरो टू एक्स, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्लब कर लिया, तो मैक्स ऑफ एक्स कॉमा टी माइनस मिन ऑफ एक्स कॉमा टी, साथ में आ गया एफ टी डी टी प्लस एक्स टू वन मैक्स ऑफ एक्स कॉमा टी माइनस मिन ऑफ एक्स कॉमा टी एफ टी डी टी and this is equal to gx. हाँ अब बोलिए। Sir, for 0 to x, t less than or equal to x, so maximum value will be x and minimum would be t. This will be maximum value will be x and minimum value will be t. तो बेसिकली तुम क्या बोल रहे हो मुझसे कि ये जो आपने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर आपने आपस में कनेक्ट कंबाइन कर लिया, तुम इसको और इसको आपस में कंबाइन कर रहे हो बेसिकली। Yes, sir. ना, मतलब मैंने यही तो किया, मतलब तुम जो अब बोल रहे हो वो ये बोल रहे हो कि 0 से x के बीच में x और t का मैक्सिमम x होने वाला है, यही तो बोल रहे हो तुम, वही तो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया, और फिर तुम इस जगह पर इन दोनों को क्लब करो, बात एक ही है। चलो मैं कंबाइन कर देता हूँ, तो इसे कहा 0 से x के बीच में x मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और t मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, तो ये x माइनस टी हो जाएगा, 0 टू x माइनस टी एफ टी डी टी प्लस x से 1 के बीच में मिन की बात करेंगे तो ये वाला नहीं, ये मैक्स के बारे में बात करेंगे, तो t बड़ा हो जाए तो t माइनस x एफ टी डी टी, दिस इज इक्वल टू dx। यही बोल रहा So ना तो now once again break the integral of x to 1 as x to 0 and 0 to 1. x to this integral Yes, sir. x to 0 and 0 to 1, इसे कहा इस इंटीग्रल को फिर से ब्रेक कर दीजिए, x to 0 प्लस 0 to 1, ये t माइनस x एफ टी डी टी, और 0 से 1 ब्रेक किया तो t माइनस x एफ टी डी टी, दिस इज इक्वल टू gx, और ये मेरे पास लिखा हुआ है 0 टू x माइनस टी एफ टी डी टी प्लस का। अब क्या चाहते हो, इस लिमिट को उलट देना चाहते हो और ट्वाइस कर देना Yes, sir. चाहते हो, ट्वाइस करवा रहे हो ना। Yes, sir. इससे कहा कि इससे एक माइनस साइन कॉमन निकालिए और लिमिट को उलट दीजिए, तो माइनस खत्म हो जाएगा और ये ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0 टू x माइनस टी एफ टी डी टी, साथ में मेरे पास दूसरा वाला इंटीग्रल ऐसे ही लिखा हुआ है 0 टू 1 t माइनस x एफ टी डी टी, दिस इज इक्वल टू g। So that 0 to 1 integral, if we split individual parts, we have known the values a and b, then we can substitute here. ओके, इससे कहा कि ये जो इंटीग्रल लिखा हुआ है इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, तो एक आ जाएगा टी एफ टी डी टी
वो मेरे ख्याल से b था और एक x टाइम्स a हो गया, दिस इज इक्वल टू gx। ठीक है ना? सर इसको भी ब्रेक कर लीजिए सर, 0 to x। 0 to x इसको ब्रेक करते हैं। यस सर। 2 टाइम्स 0 to x अगर ब्रेक करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा x ft dt। सर x को बाहर लिखिए। एक मिनट, साथ में आ जाएगा t ft dt। जीरो टू एक्स, और ये वाला नंबर मेरे पास लिखा हुआ है, b की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी याद है कुछ? 2 सर। b की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 3 सर। अच्छा, तो ये आ गया था प्लस का 2 माइनस का 3x, दिस इज इक्वल टू gx। सर इन द क्वेश्चन में गिवन थी कि g of x is a polynomial of degree less than or equal to 3 हाँ, and f of x, ओरिजिनल क्वेश्चन में f of x not a constant function बोला। हाँ, तो f of x क्वाड्रेटिक नहीं हो सकते हैं क्योंकि x t into f of t तो को इंटीग्रेट करेंगे तो 4th डिग्री आएगा। बिल्कुल। सर तो f of x को ओनली पॉसिबिलिटी है कि वो लीनियर होना चाहिए। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बिल्कुल सही बातें कर रहा है। इसने कहा ओरिजिनल क्वेश्चन डेटा इज सफिशिएंट सर। हाँ नहीं बट ठीक है, ठीक है तुम्हारी बात। करेक्शन नॉट रिक्वायर्ड सर। नहीं वो एक्चुअली अलग तरीके का, उसमें करेक्शन नहीं है, वो कंप्लीट सवाल है, लेकिन वो कमजोर हो गया। कमजोर इसलिए हो गया क्योंकि उसमें थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल हिंट हो गई एक लोगों के लिए। तुम मेरी बात समझ पा रहे हो ना? अगर तुमने जो यहाँ पर लॉजिक लगाया, तुमने वो लॉजिक क्या बोला तुमने कि मेरे पास gx थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल अगर है, ये तो बोला तुमने, तो fx को हर हालत में लीनियर ही होना चाहिए, तुम yes, है ना? लेकिन अगर gx के बारे में तुमको बताया ही नहीं गया कि ये थर्ड डिग्री का है, फिर ठीक है सर। तभी तो ये मतलब ज्यादा अच्छा सवाल हो जाएगा कि अगर मैं कह दूं कि gx इज ए पॉलिनोमियल एंड f dash x इज ए कांस्टेंट नंबर, तो फिर मुझे क्या एडवांटेज मिला? वो जो हम लोगों ने स्टेटमेंट आइडेंटिफाई किया था कि fx इज इक्वल टू g डबल डैश x डिवाइडेड बाय 2, यहां से मुझे मालूम चल जाएगा कि gx हर हालत में थर्ड डिग्री की पॉलिनोमियल होगी। सर पॉलिनोमियल देने की भी जरूरत क्या है? पॉलिनोमियल नहीं दोगे तो फिर कैसे निकाल पाओगे तुम? सर आपने जब ये 2c करा था तो वहां से आ नहीं गया था? कहां से किया था 2c? सर आपने इसको जब एक बार डिफरेंशिएट करा dash of x equals to, हाँ मतलब f dash x इक्वल टू कांस्टेंट है अगर, तो fx मेरे पास लीनियर ही हो गया, ठीक बात है, ax प्लस b टाइप का हो गया ना। हाँ तो वहां तो फिर अपने आप ही आ जाएगा। अपने आप ही आ जाएगा, तो पॉलिनोमियल देने की भी जरूरत नहीं, पॉलिनोमियल देने की भी जरूरत नहीं। बिल्कुल, मतलब वो अब वो डेटा है कैसे, अरे वो अभी जो मुझसे बात कर रहा था, तुमको ये बात समझ में आ गई ना कि वो जो थर्ड डिग्री है उसका ही तुमने भी एडवांटेज उठाया। तुमने कहा कि अगर ये थर्ड डिग्री का ही है तभी मेरे पास fx लीनियर हो सकता है, क्योंकि लीनियर है, इनटू t से मल्टीप्लाई करोगे सेकंड डिग्री, इंटीग्रेट करोगे तो थर्ड डिग्री, तभी ये थर्ड डिग्री तक पहुंच सकता है। तो वही बात। बिल्कुल, चलो सर एक सेकंड के लिए पेज आप आगे करो, एक पेज, मतलब मैंने आगे अब एक मिनट सर उल्टी बात हो सकती है? उल्टी बात मतलब सर जो भी करवाया वो वाला पेज खोलिए सर। g डैश आपने वो दे दिया कांस्टेंट, g डैश नहीं कांस्टेंट दिया मैंने सर f डैश कांस्टेंट दे दिया आपने, f डैश x इज कांस्टेंट दे दिया, तो fx पॉलिनोमियल है, fx लीनियर है, fx लीनियर है। तो अब हम बता सकते हैं ना कि gx 3 डिग्री का है। हाँ वो इस स्टेटमेंट से यही तो एडवांटेज मिला हमको इस स्टेटमेंट का। इस वाले से नहीं जो इन्होंने अभी कराया था। हाँ बिल्कुल वाला वो बिल्कुल मतलब इससे भी जो बात करी उससे भी ये कंक्लूड कर लेंगे। बिल्कुल फिर हम मान लेंगे और स्टार्टिंग में करा था। बिल्कुल ठीक बात। तो थोड़ा सा मतलब वो बहुत ऑब्वियस हो गया था क्यूबिक लिख देने के कारण, तो वो मैं शायद उसको सम अप नहीं कर पाया ठीक से सवाल, लेकिन ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं।
अगले सवाल के बारे में। एक और सवाल लिखा हुआ है, दे रखा है एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, कंडीशन दे रखी है एफ एक्स आइडेंटिफाई करना है। बताइए भाई। सर y के लिए x डाल देता हूं, y की जगह x रखते हैं, y की जगह x रखा तो ये मेरे पास आ गया x 0 से 2x ft dt, this is equal to 6x 0 to x ft dt plus 2x 0 to x ft dt। यहाँ से आ गया x 0 to 2x ft dt, this is equal to, ये इनफैक्ट एक x कैंसिल आउट हो जाएगा पूरे में से, और यहाँ 6 और 2 8 0 to x ft dt। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करके यहाँ से आ गया f of 2x this is equal to, और 2 this is equal to 8 f of x, यहाँ से f of 2x this is equal to 4 of x। एक और बार कर देता हूं, f dash 2x into 2 this is equal to 4। यही तुम बात उस समय बोल रहे थे क्या? हाँ चलो ठीक है, एक और बार कर देता हूं। अच्छा चलो, 2 square f double dash 2x this is equal to 2 square f dash x। सर अब f डबल डैश 1 की वैल्यू 2 दी हुई है, f डबल डैश 1 की वैल्यू 2 दे रखी है, और अगर ये f डबल डैश 2x मतलब जो इसकी वैल्यू है वो भी 2 ही हो गई ना, इसकी वैल्यू f डबल डैश ऑफ 2 की वैल्यू भी f डबल डैश 2 ही हो गई, ठीक है, मतलब ये कांस्टेंट ही हो गया f डबल डैश। ये बेसिकली एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये देनी नहीं चाहिए थी, ये एक्स्ट्रा है। सर एक मिनट बस, जब हमने y को सब्स्टिट्यूट किया x से, नहीं ये उसने अभी कुछ करवाया है मुझसे, यहाँ से वो कुछ कंक्लूड करना चाहता है, अभी रुक जाओ, मतलब बीच में अभी यहाँ से मुझे इंट्यूशन आ गया था कि ये पूरे में फैल जाएगा तो ये कांस्टेंट होगा डबल डैश। तो मतलब बेसिकली तुमने क्या किया, f डबल डैश x को कांस्टेंट ले लिया। हाँ नहीं तो अगर तुम्हारा इतना तगड़ा इंट्यूशन है तो इसी जगह से इंट्यूशन निकाल लगा देना चाहिए था। तो अलग बात है ना, मैं उस टाइम को होता है कर रहा था तो जब करता गया अच्छा लग रहा था वहां मान लिया। अच्छा ठीक, तो बेसिकली तुमने यहाँ से बोला कि ये दोनों आपस में बराबर है, अब x। सर मेरा एक छोटा सा सवाल, ये 2f2x कहाँ से आया? आप 2 कहाँ से आया ये? बेटा इसको चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट करोगे। अच्छा हाँ सॉरी तुम यार अंग्रेजी बातें करने लगते हो, बिल्कुल दिल तोड़ देते। सॉरी। तो ये वाली इंफॉर्मेशन मैंने हटा दी, अब क्या करें? लेकिन यहां से एक इंफॉर्मेशन तो मिली कि f0 की वैल्यू 0 के बराबर। अरे ये ठीक है ना? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। तो बेसिकली जो भी सवाल लिखा हुआ है ये सवाल बहुत ही मैंने ऐसी लिख दिया था, अभी मैं बताता हूँ क्या क्या किया मैंने उसमें, लेकिन फंक्शन कैसे निकलेगा अगर मैंने वो इंफॉर्मेशन हटा दी तो।
एक ये डेटा यहाँ से आइडेंटिफाई हो गया, इस कैलकुलेशन में कोई खराबी नहीं है, इसकी जरूरत पड़ने वाली, मतलब जरूरत का फायदा हम लोगों ने उठा लिया कि वो यही होने वाला है। सर हम लोग यहाँ से कंक्लूड नहीं कर सकते f of x x स्क्वायर के इक्वल है इस जगह से? यस सर। क्यों? f of x मेरे पास x mod x भी हो सकता है। हाँ सर। और ऐसे बहुत सारे फंक्शन लिखे जा सकते हैं। सर 0 से 2x वो लगाने से फायदा होगा कुछ? 0 से तो वो लगाते थे ना हम इसमें, जब किंग काम नहीं करता था। हाँ, तो तू आधा बाहर आ जाता था वो। हाँ, लेकिन उसका एक प्रॉपर भी तो होती थी हाँ, फॉर्म। हाँ, 0 से 2a fx dx is same as 0 to a fx plus f of 2a minus x dx। तो वो करने से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो 2x minus t सर आप वही फंक्शन। वाली प्रॉपर्टी कर रहे हो जो a plus b minus x वाली होती है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ठीक ठीक। तो क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, इसको डिफरेंशिएट करें? सर इस पूरे फंक्शन को अगर हमने सर एक बार x के रिस्पेक्ट में, हाँ, एक बार y के रिस्पेक्ट में जरा करो। हाँ करिए करिए, मजा आएगा, बहुत ही बड़ा सी स्टेप निकल के आएगी। तो मेरे ख्याल से 2 मिनट अटेम्प्ट करो इस तरीके से। सर एक छोटी सी चीज है, मैं सच बताऊं मैं ये वाला सवाल नहीं कर पाया था। हाँ, कोई बात नहीं। मैं ये फर्स्ट स्टेप ही नहीं समझ पाया था कि मतलब कोई तो वजह होगी ना कि वेदांश ने y को सब्स्टिट्यूट किया x अरे से। क्योंकि दे रखा है ना x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो आप कुछ भी लगा सकते हो। अगर कोई ये x बराबर 0 लगा देता तब भी अलाउड था। सर तुक्के की बात है, तो मतलब 0 भी लगाया ही था मैंने। हाँ, वो ये तुक्का नहीं है। नहीं, ये तुक्का नहीं है, ये सब बाउंड्री कंडीशन निकालने में मदद करती है। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करी तुमने। मतलब ये हम लोग अटेम्प्ट ही करते हैं इस तरीके से सवालों को कि y बराबर x रखा तो देखा क्या हो गया, तो वो हम लोगों ने प्रयास किया, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं उससे, लेकिन कोई डेटा तो मेरे पास निकल के आ गया ना, ये इंपॉर्टेंट डेटा। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो भी स्टेटमेंट दे रखा है उसको पहले x के रिस्पेक्ट में और फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हैं। मेहनत थोड़ी सी होगी लेकिन करते हैं। और फिर मैंने ऐसे कई सवाल बनाए थे, तो वो मैं सारे बताने वाला हूँ। मैं तुम लोगों को बता दूं, फंक्शन जो निकल के आना चाहिए वो fx इज इक्वल टू x स्क्वायर ही निकल के आएगा। इनफैक्ट सवाल मैंने जो बनाया था वो ऐसे ही बनाया था। मैंने आज तक कभी भी किसी भी सवाल में इस तरीके की लिमिट देखी ही नहीं थी, जिसमें कि हम लोगों ने हमेशा देखा होगा कि f of x plus y में एक इक्वेशन लिखी हुई है या f of x minus y में एक इक्वेशन लिखी हुई है। तो मैंने कहा फंक्शनल इक्वेशंस का कांसेप्ट हाँ यूज किया। वही, लेकिन कभी किसी फंक्शनल इक्वेशन में x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस तरीके से कभी मैंने आज तक इस्तेमाल ही नहीं देखे थे। तो मैंने एक सवाल लिखा, और क्या लिखा देखो, x माइनस वाई से x प्लस वाई एक्स स्क्वायर dx को अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो क्या है, और जो भी इंटीग्रल की वैल्यू लगा देंगे आइडेंटिटी बन जाएगी। तो देखो मैंने इसमें इसको इंटीग्रेट किया तो ये बेसिकली एक्स क्यूब हो गया, एक्स क्यूब बाई 3, और फिर मैंने एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब ऐसा लिख लिया 1/3। ये ए क्यूब, ये बी क्यूब, तो ए माइनस बी, फिर मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसे ही आ गया। सर मैं एक चीज बताऊं? हाँ, जैसे जब मैंने उसे कांस्टेंट माना, हाँ, तो मुझे कुछ ऐसा खास कॉन्फिडेंस था नहीं। हाँ, तो एक्स स्क्वायर उससे भी आ गया था मेरा। हाँ, हाँ, बिल्कुल आ जाएगा। तो मैंने उसे बाद में लगा के देखा था इसमें कि सही भी है नहीं। हाँ, तो आप तो ये चीज मैच कर जाओगा। लेकिन मैंने जो सवाल लिखा वो इस तरीके से लिखा था, देखते चलो थोड़ा सा। ये मैंने लिख लिया x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये बेसिकली एक्स स्क्वायर है, या इसको टी स्क्वायर डी टी लिख लेते हैं। इधर मेरे पास लिमिट लगाने के बाद कितना आ जाएगा, a माइनस बी करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा। ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। बी स्क्वायर मेरे पास कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। वेदांत तुमने कैसा पेपर किया है? पता नहीं, पता नहीं, मतलब तुम ही देखे हो ना। मतलब फिजिक्स तो फिजिक्स से स्टार्ट करा था, फिजिक्स ठीक है बढ़िया। अच्छा, केमिस्ट्री पाया वो 6-7 टाइम के सवाल थे। हाँ, हाँ, ऑर्गेनिक और फिजिकल मिक्स करके क्या हो रहा था। मैथ का कैसा किया? मैथ तो हल्की आई थी, वो टाइम वेस्ट करना लगे।
ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किए मैथ्स में? नहीं, कितने किए हो? 9 करे। कहाँ पे? सर मेरा भी पेपर छूट गया था। अभी जब केमिस्ट्री फंस रही थी, लंबे लंबे दिख रहे तो बदल ही सकते थे। क्या ही बात है। उस टाइम बना के जाता है ना पहले से दिमाग में। हाँ वो तो हम समझते हैं बात। अरे लेकिन फिर भी स्विच करना पड़ता ही है। तुमने फोन भी किया तो तुम इतने बड़े रंगबाज हो गए हो कि अब मैं कभी फोन ना करूंगा तुम लोगों को। फोन रख रखा था मैंने सुबह तक। मेरे पास लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये लिखा हुआ है टी स्क्वायर डी टी, और इस तरफ मेरे पास कितना आ गया देखो, ये 1/3 है, 1/3 है। ये 2y हो गया, ये एक एक्स स्क्वायर, ये एक एक्स स्क्वायर, ये एक एक्स स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर कट गया, तो मेरे पास कितना आ गया 1/3। साथ में मेरे पास आ गया 2y, साथ में मेरे पास आ गया x 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो भी लिखा हुआ है ये 1/3 2y इंटू 3x स्क्वायर प्लस 1/3 2 टाइम्स वाई क्यूब, ऐसा लिखा। अरे क्या यहाँ तक दिख रहा है ना सारे लोगों को? यही सवाल मैंने उसमें कन्वर्ट कर दिया। देखो कैसे, ये लिखा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इसको लिख लिया एफ टी डी टी। अब देखो इसको एक एक्स से मैंने डिवाइड किया, ये एक्स क्यूब हो गया। ये मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 6y अपॉन एक्स। ये 3 और ये आपस मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3 इसके नीचे लिख लिया, तो एक्स क्यूब बाई 3। तो बेसिकली ये मेरे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल। तो इसको एफ टी डी टी लिखा 0 से x, और ये 2 ऐसे ही बाहर रख दिया, वाई क्यूब बाई 3। ये मेरे पास एफ टी डी टी 0 से y लिख लिया, और ये x इधर उधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये x इधर भी आ गया, ये x इधर भी आ गया। अरे क्या दिख रहा है ना तुम लोग को? यही सवाल तो लिखा हुआ है। हाँ सर। और ये जो सवाल लिखा हुआ है, अगला सवाल मेरे पास एक और फॉर्मेट में मैं यही दे दूंगा, फिर 2-3 फॉर्मेट और दे दूंगा। लेकिन पहला काम तुम लोग ये करो कि इसको डिफरेंशिएट करो एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर वाई के रेस्पेक्ट में। ध्यान रखना एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो इस एक्स को उधर डिवाइड कर लेना। अरे क्या मेरी बात सुन रहे हो ना? तभी मेरे पास डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लगने लगेगा, तो फिर परेशान हो गए। तो ज्यादा अच्छा है कि एक्स को यहाँ से हटा लो और उसके बाद मेरे सर एक चीज पूछनी थी। हाँ क्वेश्चन में दिया ये डिफरेंशियल फंक्शन है, तो y बाई x का फॉर्म लेके प्रोसीड करें, वाई बाई एक्स का, क्योंकि 6y बाई x हो जाएगा। हाँ हाँ, मतलब एक्स से डिवाइड करोगे तो वाई बाई एक्स ही तो आ जाएगा उधर। करो डिफरेंशिएट, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। अटेम्प्ट करो।
और क्या अटेम्प्ट करना चालू कर दिया, तो पहले x को इधर डिवाइड कर दिया, मैं मतलब आगे बढ़ा देता हूँ, मेरे पास आ जाएगा x माइनस वाई x प्लस वाई dt, दिस इज इक्वल टू 6y by x 0 to x ft dt plus 2 times 0 to y ft dt. To differentiate with respect to x, तो मेरे पास आ जाएगा f of x plus y का डेरिवेटिव 1 माइनस f of x minus y का डेरिवेटिव 1. इधर मेरे पास कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो ऊपर आ जाएगा -1, तो -6y अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये वाला इंटीग्रल है 0 to x एफ टी डी टी, फिर 6y अपॉन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा, फिर ये वाला इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू, तो ऊपर से आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस, और चेन रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसे माइनस और आ जाएगा, तो प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई. अब वाई के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 6 अपॉन एक्स 0 to x एफ टी डी टी. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लेवरेज थ्योरम लगा के डिफरेंशिएट कर देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 2 ऑफ एफ एक्स 2 ऑफ एफ वाई. तो हम लोगों ने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, और दोनों को ऐड कर दिया. ऐड किया तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2f ऑफ x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू -6y अपॉन एक्स स्क्वायर 0 to x एफ टी डी टी प्लस 6y अपॉन x एफ एक्स प्लस 6 अपॉन x 0 to x एफ टी डी टी प्लस 2 टाइम्स एफ वाई. अब ये मेरे पास फंक्शनल इक्वेशन हो गई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की. पहले तो एक 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो मेरे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई दिस इज इक्वल टू -3. हाँ मतलब ये ऐड करा आपने तो बनाया, आपको पता है. हाँ. मेरा इंस्टिंक्ट तो कह रहा था कि इंटीग्रल को हटा देते हैं. इंटीग्रल को हटा देते हैं, मतलब एक्चुअली फंक्शनल इक्वेशन की खासियत होती है, हमेशा तुमने देखा होगा कि वो वाले टर्म्स गायब किए जाते हैं जिसमें कि x प्लस वाई या x माइनस वाई या फिर x अपॉन वाई या x इंटू वाई वाले टर्म्स अटक गए हो, वही तो एलिमिनेट करते हैं हम लोग. भाई तुम कोई भी सवाल देखो ना सर, ये मतलब समझ में नहीं, एक बार फिर से कर दीजिए. तुमको फंक्शनल इक्वेशन तुमने कभी सॉल्व किए ना, जैसे तुम्हारे पास ये हुआ है ऐसे लिखे हुआ है f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y, तो तुम कौन सा टर्म, यही वाला टर्म तो एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे. हाँ सर. भाई जिसमें मेरे पास x, ताकि वेरिएबल में अलग अलग कर सकूं, यही तो करते हैं हम लोग. यस सर. तो यहाँ पर मेरे पास ये एक इक्वेशन थी, एक इक्वेशन ये थी, इसमें इंटीग्रल को गायब करना सेंसिबल होगा कि मेरे पास ये जो दो इक्वेशन लिखी हुई है इनमें पहले f ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू निकालना सेंसिबल होगा. अरे क्या नाम है, ठीक है ना, मतलब वो जो हम लोग करते हैं वही हम लोग कर रहे हैं. मतलब हम लोगों ने f ऑफ x प्लस वाई आइडेंटिफाई कर लिया, और अब फिर से मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, लेकिन आगे बढ़ते तो मेरे पास 2 से डिवाइड कर दिया गया, एफ वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर 0 to x एफ टी डी टी प्लस 3y बाई एक्स एफ एक्स प्लस 3 बाई एक्स 0 to x एफ टी डी टी प्लस एफ वाई. ऐसा है. ये जो कुछ लिखा हुआ है इसको कॉपी कर लेते हैं, अगले पेज के लिए चलते हैं. मतलब सर बेसिकली इसको हम इस फॉर्म पे लाके और एफ एक्स प्लस वाई को हटा देते हैं. हाँ बिल्कुल.
ठीक है। यही तो करते हैं हम लोग हमेशा। हाँ करते तो हमेशा यही है, बट कभी ऐसे हैंडल नहीं किया है। हाँ तो इसलिए तो नया सवाल लिखा है। चलो, अब ये जो भी इक्वेशन लिखी हुई है इसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर एक्स फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई। देखो मेरे पास कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस वाई दिस इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 6y अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा। 0 टू एक्स माइनस साइन खत्म हो जाएगा, 0 टू एक्स प्लस आ जाएगा सर। हाँ प्लस आ जाएगा एफ टी डी टी प्लस, अब क्या लिखेंगे, प्लस का माइनस ही रहेगा 3y अपॉन एक्स स्क्वायर, और साथ में इसको जब लेबनीज थ्योरम से डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो मेरे पास कितना जाएगा माइनस 3y अपॉन एक्स स्क्वायर एफ एक्स, फिर प्लस 3y अपॉन एक्स एफ डैश एक्स, और फिर इसको भी डिफरेंशिएट कर देंगे तो इसमें भी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, माइनस का 3 अपॉन एक्स स्क्वायर 0 टू एक्स एफ टी डी टी, फिर मेरे पास प्लस का 3 बाई एक्स एफ एक्स और y का डेरिवेटिव 0। तो फिर मैंने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू y, तो मेरे पास f डैश x प्लस y दिस इज इक्वल टू, अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो मेरे पास माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर 0 टू एक्स एफ टी डी टी, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लस का 3 एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स आ जाएगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश बाई आ जाएगा। ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी आपस में बराबर इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने पर मेरे पास देखो क्या क्या कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होने वाले हैं कि नहीं होने वाले हैं वो देख लेते हैं। मेरे पास 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा मेरे पास कितना बचेगा वो लिख लेते हैं, यहाँ से एफ डैश वाई आ जाएगा और दूसरी तरफ से आ जाएगा 6y अपॉन एक्स क्यूब 0 टू एक्स एफ टी डी टी माइनस 3y अपॉन एक्स स्क्वायर एफ एक्स। एक ये भी माइनस का है और ये भी एक माइनस का है, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा ये, और फिर प्लस का 3y अपॉन एक्स एफ डैश। अब ध्यान से देखो इसमें से ये y वाला टर्म y वाला टर्म कॉमन निकल के इधर आ जाएगा। हाँ सर x भी तो आ रहा है। नहीं उसको वहीं रहने दो, मेरे पास आ जाएगा 6 अपॉन एक्स क्यूब 0 टू एक्स एफ टी डी टी माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर एफ एक्स प्लस 3 बाई एक्स एफ डैश ऐसा। अब ध्यान से देखो इधर मेरे पास y वाले टर्म्स लिखे हुए हैं, इधर x वाले टर्म्स लिखे हुए हैं और दोनों बराबर रहने पर डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंपल सा सवाल है। नहीं, यहाँ से जो बात मालूम चलने वाली है वो ये जो कि कभी नहीं इस्तेमाल करी होगी कि ये कांस्टेंट नंबर ही होगा और ये भी कांस्टेंट नंबर होगा। यार सर कैसे पता चला? ये देखो मैं यहाँ पर y कुछ भी लगाता चला जाऊं और यहाँ x कुछ भी लगाता चला जाऊं, दोनों बराबर ही आ रहे हैं। अरे क्या दिख रहा है कि नहीं? हाँ एफ डैश वाई और वो एफ एक्स वाला सेम आ रहा है। नहीं भाई हमारे यही तो बहुत ही खूबसूरत स्टेटमेंट है। आज तक मैंने कभी इंडिपेंडेंट हो गए दोनों। हाँ दोनों इंडिपेंडेंट है वेरिएबल और दोनों आपस में बराबर ही आते जा रहे हैं। मतलब ये आज तक कभी किसी सवाल में इस्तेमाल ही नहीं हुआ, इसलिए तो मैं इतनी मेहनत करवाई तुम लोगों से कि भाई ऐसी स्टेप से भी कुछ कंक्लूड हो रहा है। भाई तुम लोगों ने जब भी वैसे सवाल लगाए होंगे तुम लोगों को दोनों तरफ सिमेट्रिकल बन गए होंगे, ये सिमेट्रिकल भी नहीं बन रहा है, लेकिन एक तरफ y के टर्म्स में आ गए जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक तरफ x के इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए, और अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं भाई x कुछ भी लगाओ y कुछ भी लगाओ दोनों बराबर ही रहने वाले हैं, तो भाई ये कांस्टेंट नंबर ही तो होने वाले, तभी तो ये बराबर ही आएंगे, वरना कभी बराबर ही नहीं हो सकते। तो यहाँ से मेरे पास बहुत ही खूबसूरत मतलब बहुत ही बड़ा सवाल हो सकता है, उतना कुछ और किसी जुगाड़ से लग जाए, लेकिन ये वाली जो स्टेप है ये बहुत कीमती स्टेप है। इसकी वैल्यू है मेरे पास क्या आ गया एफ डैश वाई
अपॉन y, दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट नंबर, और यहाँ से f डैश y किसके बराबर आ गया, cy के बराबर आ गया। और सवाल में कुछ बाउंड्री कंडीशन भी दे रखी है, और क्या f डैश 1 बराबर 2। अगर y की जगह 1 रख दिया जाए तो मेरे पास f डैश 1 की वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी, मतलब मेरे पास f डैश y किसके बराबर हो गया, 2y के बराबर। और फिर मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो f y की वैल्यू कितनी आ गई, y स्क्वायर बाई 2, 2 कट जाएगा प्लस k। और वो जो तुमने वेदांश कैलकुलेशन किया था जिसमें कि f0 की वैल्यू 0 के बराबर निकाल दी थी, याद आ रहा है ना तुमको। हाँ f ऑफ 2x इज इक्वल टू f ऑफ x आ गया था ना, तुमने जब x बराबर y रखा था तो उससे मेरे पास ये वाला स्टेटमेंट आ गया था, या 4 आ गया था यहाँ पर 4fx सर। तो इससे मेरे पास f0 बराबर 0 ही तो आइडेंटिफाई हो गया था। और f0 बराबर 0 है तो मतलब क्या हुआ, अगर y की जगह 0 रखोगे तो k की वैल्यू 0 निकल के आ जाएगी। अरे ये वाला कैलकुलेशन याद आ गया ना। तो हाँ सर। fy बराबर मेरे पास y स्क्वायर आइडेंटिफाई हो गया। और अब दूसरे साइड भी लगा के चेक कर लेते हैं। दूसरा साइड मेरे पास ये लिखा हुआ है, ये वाला साइड। अब fy अगर y स्क्वायर है तो इस वाले टर्म की कितनी वैल्यू आने वाली है, देखो 6 अपॉन एक्स क्यूब। और fy की वैल्यू अगर y स्क्वायर में लगा दी जाए तो ये कितना हो जाएगा, y क्यूब बाई 3। y क्यूब बाई 3 में लिमिट लगाओगे तो एक्स क्यूब बाई 3 आ जाए, माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगी, 3 अपॉन एक्स, एफ डैश एक्स की वैल्यू, ये एफ एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x। ये एक्स कैंसिल आउट, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ये भी 6 और ये भी 6, ये भी कैंसिल आउट, ये एक्स क्यूब कैंसिल आउट, ये 2 आ गया, इधर 2 आ गया। और उधर मेरे पास एफ डैश अपॉन वाई की वैल्यू किसके बराबर थी, अपॉन बराबर यही वाला नंबर तो लिखा हुआ था। मतलब जो हमने पहले निकाला था c की वैल्यू 2 होगी, हाँ, वो यहाँ से यहाँ पर यहाँ इसकी वैल्यू भी 2 आ गई और इस पूरे हाँ। टर्म की वैल्यू भी आ गई, मतलब सेटिस्फाई कर गया ना। तो मेरे पास एफ एक्स इसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर के बराबर। अरे क्या खत्म होता दिख रहा है ना। सर कंसेप्ट वही था ना कि c की वैल्यू 2 जो हमने क्वेश्चन से यूज किया f डैश 1 बना। हाँ, एफ डैश की वैल्यू 2, ठीक है। ये सी कांस्टेंट हुआ तो यहाँ पर मैंने 1 रखा और सी की वैल्यू 2 निकल के आ गई। तो ये भी सी है और ये भी सी है, दोनों 2 और 2 मैच भी कर रहे हैं। तो मेरे पास फंक्शन यही हो सकता है, सिर्फ एक्स स्क्वायर। फिर क्या खत्म हुआ ना। यस सर। तो इसी से कनेक्टेड एक और सवाल मैंने लिखने की कोशिश करी थी, वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। मतलब जो अभी देखो मैं लिख देता हूँ, मेरे पास x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एफ टी टी टी, दिस इज इक्वल टू 2y एफ एक्स प्लस 2y बाई 3 एफ वाई। साथ में दे रखा है एफ डैश 1 इज इक्वल टू 2। ये एफ डबल डैश 1 भी दे रखा है, पता नहीं इसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, पता नहीं मुझे। बाकी तो तुम फिर से अटेम्प्ट करो, अपने आप अटेम्प्ट करो सर। This statement is true for all x, y belongs to real number. Find f x. इसकी जरूरत पड़ेगी। अरे अटेम्प्ट कर रहे हो ना तुम लोग।
हाँ सर कर रहे हैं चलिए। सर थोड़ा सा टाइम लीजिए हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
कुछ होता दिख रहा है? हेलो सर एफ ऑफ एक्स क्वाड्रेटिक आ रहा है। क्वाड्रेटिक की एक्स स्क्वायर आ रहा है। सर तुक्का मार के तो सर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। नहीं तुक्का नहीं मारो, एक्चुअली ये तो अब हम लोगों को मालूम चल गया ना कि एक्स मतलब एक वैल्यू तो सारा है, उससे फिर सेटिस्फाई हो जा रहा है सर, लेकिन डायरेक्ट इक्वेशन नहीं निकल रहा नहीं निकलता। तो एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 एक बार x के क्या कुछ आंसर बता रहे हो? f of x equal to x square minus 4/3 x स्क्वायर माइनस 4/3। चलो हम लोग करते हैं। एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास आ जाएगा f ऑफ x प्लस वाई, साथ में मेरे पास आ जाएगा माइनस का f ऑफ x माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है तो 2y डैश x, ये पहली इक्वेशन। फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो f ऑफ x प्लस वाई माइनस, साथ में मेरे पास कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस f ऑफ x माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2f(x) प्लस 2/3 fy प्लस 2/3 y f डैश वाई। ऐसा दोनों को ऐड कर दिया जाए तो मेरे पास ये वाला टर्म और ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो 2f ऑफ x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू, बचे वाले में से मेरे पास आ जाएगा, कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है? नहीं हो रहा है, 2y f डैश x 2fx प्लस 2/3 fy प्लस 2/3 y f डैश वाई। ऐसा आ गया मेरे पास। देखो सर 0 डाल देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये समझदारी का काम किया। 0 डालने से f0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। देखो इधर आ जाएगा 2f0, इधर आ जाएगा 2 पूरा हट जाएगा, 2 हटा दीजिए। ठीक ठीक है, f0 आ गया प्लस 2/3 f0 आ गया और ये वाला भी टर्म 0 हो गया। तो ये जो कुछ भी लिखा हुआ है अगर सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से f0 बराबर 0 आ गया। तो तुम्हारा ये वाला आंसर देखो गलत हो गया सर x स्क्वायर आ रहा है। हाँ x स्क्वायर आ जाएगा, राइट, x स्क्वायर आ जाएगा। तो f0 की वैल्यू 0 के बराबर आइडेंटिफाई हो गई। एक बात, अब क्या किया जाए, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसमें इससे कहा 2 से पहले डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2 डिवाइड। अब ये जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया फिर से, तो f डैश x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू y f डबल डैश x प्लस f डैश x, ये 0 हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, ये मेरे पास एक स्टेटमेंट आ गया। फिर मैंने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो f डैश x प्लस वाई, और इस तरफ कितना आ जाएगा f डैश x प्लस एक और f डैश, इतना ये तो 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ से आ जाएगा f डैश y बाई 3, और फिर मेरे पास प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो 1/3 f डैश y प्लस 1/3 y f डबल डैश y। ऐसा है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। दोनों को इक्वेट करेंगे तो मेरे पास ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा y f डबल डैश x दिस इज इक्वल टू f डैश y डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1/3 f डैश y प्लस 1/3 y f डबल डैश। ये y भी अगर इसे डिवाइड कर दिया जाए तो तुम लोगों को दिख रहा होगा कि ये x का फंक्शन है और ये y का फंक्शन लिखा हुआ है। अरे f डबल डैश x कांस्टेंट होना चाहिए ना, हाँ सर। तो यहाँ से मेरे पास आ गया f डबल डैश x मस्ट बी कांस्टेंट, और अब f डबल डैश 1 की वैल्यू दे रखी है 2, तो c की वैल्यू मेरे पास 2 के बराबर है।
फिर से देखो, ये जो कुछ भी मेरे पास लिखा हुआ है इससे मेरे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, वो सी एक्स आ जाएगी, सी की वैल्यू 2 है तो 2x प्लस के आ जाएगी। लेकिन एफ डैश 1 की वैल्यू भी 2 दे रखी है, तो 1 अगर डाल दोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 इधर, 2 इधर, के इधर, के बराबर 0 आ जाएगा। तो एफ डैश एक्स मेरे पास किसके बराबर आ गया, 2x आ गया। फिर एफ एक्स मेरे पास कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट एक और आ जाएगा, और एफ जीरो की वैल्यू भी 0 निकाली थी तो इससे अल्फा बराबर 0 निकल के आ जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास इधर वाला नंबर भी 2 के बराबर ही आ जाएगा, तो मैं इधर वाला नंबर कॉपी कर लेता हूँ और चेक कर लेता हूँ, ये वाला नंबर मैंने उठा लिया है। सर ये चेक करना जरूरी है? हाँ, मतलब बिल्कुल भरोसा हो जाए ना कि जो हमने कांस्टेंट मान लिया वो डेटा मैच करा रहा है कि नहीं। मतलब ये कोई चेक कराने की जरूरत नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यार बनाया था तो मुझे लग रहा था कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही, इसलिए मैंने चेक भी किया। तो जो मैंने किया वो मैं करके दिखा दे रहा हूँ। ऐसा चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली इसको कांस्टेंट ही होना चाहिए और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। तो फिर मैं सिर्फ चेक करके दिखा दे रहा हूँ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। तो ये मेरे पास 2 के बराबर आ जाना चाहिए, और एफ एक्स अगर ये है तो एफ वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, वाई स्क्वायर। एफ डैश वाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2y, और एफ डबल डैश वाई की वैल्यू मेरे पास 2 के बराबर। सारी वैल्यूज लगा देते हैं, तो एफ डैश वाई की वैल्यू 2y आएगी, तो 2/3y प्लस ये मेरे पास कितना लिखा हुआ है, 1/3 एफ डैश वाई, और एफ डैश वाई की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, 2y। एफ डैश वाई की वैल्यू 2y प्लस 1/3 y, और ये एफ डबल डैश की वैल्यू 2, एक डिवाइडेड बाई y है, तो y ये सब y कट गया, तो मेरे पास यहाँ से आया 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3। सिंप्लीफाई कर लो तो ये 2 आ गया। फिर क्या क्रॉस चेक होता दिख रहा है ना सारे लोगों को? हाँ सर। तो एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास फाइनली एक्स स्क्वायर ही आ गया। सर एक चीज पूछनी छोटी सी। हाँ पूछ। बेसिकली हमारा इस क्वेश्चन में टारगेट ये था कि जो फंक्शनल इक्वेशंस थे उसको इंडिविजुअल फंक्शंस में लाके चेक करना कि क्या हो रहा है। नहीं, हमारा टारगेट ये है कि फंक्शन आइडेंटिफाई करना है। मैं हाँ नहीं, प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। एक मिनट रुको, मैं एक करके दिखा देता हूँ जो हम लोग जनरली जो सवाल करते थे और इसमें क्या डिफरेंस हुआ, बस ये मैं एक बार और लिख देता हूँ। इस तरीके के सवाल हम लोग करते थे तो हम लोग क्या करते थे, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया, एफ डैश एक्स इंटू एफ वाई, और एक बार प्रोडक्ट रूल कहीं नहीं लग रहा है इसमें, एफ एक्स फिर ये एफ डैश वाई आ गया, ठीक है ना। और ये दोनों आपस में बराबर है तो इन दोनों को आपस में बराबर कर देते थे, तो मेरे पास आ जाएगा एफ डैश एक्स एफ वाई दिस इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ डैश वाई। अलग अलग कर लेते थे वेरिएबल, और यहां से हम लोगों को कंक्लूड करने की आदत है किस तरीके की, कि भाई एक तरफ मेरे पास x का फंक्शन है, एक तरफ y का फंक्शन है, दोनों आइडेंटिकल लिखे हुए, तो इसको हम लोग कांस्टेंट मान लेते थे। बस ये वाला मिथ इन सवालों में मैंने तोड़ा है। मैंने कहा कि भाई कोई जरूरी नहीं कि सिमिलर लिखी हो। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? हाँ सर। क्योंकि यहाँ पर ये सिमिलर नहीं आए हैं, देखो मेरे पास ये सिमिलर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन दोनों बराबर है। क्योंकि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसको कांस्टेंट ही होना पड़ेगा। ये बात कभी किसी सवाल में नहीं इस्तेमाल करी होगी, इस सवाल में इस्तेमाल करी गई है, इस तरीके के सवालों में इस्तेमाल करी गई है। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई ना? हाँ सर। कोई डाउट है तुम्हारे मन में? नहीं सर। तो इसी सिलसिले में एक और सवाल मैंने लिखा था, मैं लिख देता हूँ, मतलब कोई जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे मतलब पे ही बन जाए, तो मैं फिर भी लिख देता हूँ। सर दे दीजिए फिर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हाँ मैं लिख देता हूँ।
वो थोड़ा सा बाहर हो जा रहा है, इसलिए मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था लिखने में। तो ऐसा लिखा हुआ है। सर इसकी भी ऑलमोस्ट सेम अप्रोच होगी। हाँ वही मतलब सेम थॉट पे ही लिखे हुए हैं सवाल। एक्चुअली एक में लगाया, फिर दूसरे में लगा के देखा, तीसरे में लगा के देखा, तो किस तरीके के सवाल प्रोड्यूस हो सकते हैं वही सब मैं करने की कोशिश कर रहा था। तो मैं लिख दे रहा हूँ तुम्हारे सामने, आइडिया भी वही इस्तेमाल करना, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो तुम्हारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ। अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 2f डैश एक्स, और ये इंटीग्रल y वाला है तो ऐसे ही लिखा रहेगा। फिर मैंने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो f ऑफ x प्लस वाई प्लस f ऑफ x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 2fx, और इसमें भी डिफरेंशिएट कर दिया तो ये fy आ जाएगा। दोनों को फिर से ऐड कर दिया तो 2 आएगा, 2 दोनों साइड से कट जाएगा, तो मेरे पास f ऑफ x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू f डैश x 0 to y ft dt प्लस fx इंटू fy ऐसा जाएगा। अब ये फिर से फंक्शनल इक्वेशन बन गई मेरे पास। अब सर इसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो f डैश x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू, अब ये डबल डेरिवेटिव हुआ जा रहा है तो इसलिए थोड़ा सा बाहर का हुआ जा रहा है मामला, इसलिए मैं लिखना नहीं चाहता था, तुम लोगों को देना नहीं चाहता हूँ होमवर्क की तरीके से, लेकिन फिर भी बात तो मैं समझा ही सकता हूँ। फिर मैंने f डैश x प्लस वाई निकाला, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके f डैश x ऐसे रहा, इधर लेबनीज लग गई, और इधर मेरे पास fx इंटू f डैश y आ गया। दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास f डबल डैश x 0 से y ft dt इज इक्वल टू fx f डबल डैश y ऐसा आ जाएगा। और ये वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं तो f डबल डैश x divided by fx this must be same as 0 to y ft dt, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इधर मेरे पास आ जाएगा f डैश y डिवाइडेड बाय 0 to y ft dt। अब ये फिर से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसको कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये जो लिखा हुआ है f डबल डैश x अपॉन fx, ये कांस्टेंट नंबर है। अब ये तुमको सॉल्व करना है। पीछे कीजिए, बात तो वही हुई ना, f डबल डैश x अपॉन fx इज इक्वल टू f डैश y f डैश f y, सॉरी f ऑफ y। हाँ नहीं तो इंटीग्रेट करके दोनों साइड से काम नहीं बनेगा। नहीं तो पहले ये कांस्टेंट नंबर आया ना, ये समझ नहीं पाया मैं। ये नहीं समझ में आया ये कांस्टेंट क्यों आया। ये पहले वाले क्वेश्चन पे क्लिक करके था, इसमें क्लिक नहीं कर रहा, कैसे? अरे वेरिएबल अलग अलग हो गए ना बेटा, ये y का टर्म लिखा हुआ है, हाँ ये x का टर्म लिखा हुआ है, और x और y नहीं तो मतलब अगर वेरिएबल्स अलग अलग लिखे तो क्या ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो जाएंगे? अरे तुम बताओ ना, यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू लगाते चले जाओ, यहाँ y की कोई भी वैल्यू लगाते चले जाओ, दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है तो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अरे यही बात तो मैंने पिछले वाले में ही समझाई थी। हाँ याद है, ठीक। तो इसका मतलब इसको कांस्टेंट होना चाहिए। अब बस इसको सॉल्व करना नहीं आता है तुम लोगों को, क्योंकि सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई ना, इसलिए सवाल नहीं दे रहा था मैं, लेकिन फिर भी मैं बता सकता हूँ इस तरीके के सवाल। c की वैल्यू 1 होती तो हो जाता कुछ, अगर c की वैल्यू 1 होती -1 होती तब भी हो जाता, e की पावर x हो जाता फिर। हाँ नहीं, e की पावर x के बजाय जनरल मेरे पास सोल्यूशन होता है इसका, fx इज इक्वल टू, दो तरीके के सोल्यूशन होते हैं, a sin x प्लस b cos x। अगर c -1 होता, देखो f डैश x अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, a cos x माइनस b sin x, और f डबल डैश x कितना आ जाएगा, माइनस का a sin x माइनस का b cos x। और अगर दोनों को डिवाइड कर दोगे तो देखो रेशियो -1 क्या बराबर आ जाएगा, f डबल डैश x अपॉन fx। ये SHM वाली इक्वेशन है। ये ओमेगा स्क्वायर अल्फा। हाँ वही ठीक है, लेकिन अगर मान लो ये कांस्टेंट ही लिखा होता
तो फिर मेरे पास एफ एक्स कितना हो जाता, तो ऐसा हो जाता ई की पावर सी एक्स प्लस ई की पावर माइनस सी एक्स। देखो एफ डैश एक्स निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ई की पावर सी एक्स साथ में आ जाएगा माइनस एक सी यहाँ पे भी और एक माइनस ई की पावर माइनस सी एक्स और एक सी यहाँ भी, ठीक है। और अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर ई की पावर सी एक्स प्लस सी स्क्वायर ई की पावर माइनस सी एक्स। और अगर एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स से निकालोगे, एफ एक्स निकालोगे तो ये मेरे पास सी स्क्वायर आ जाएगा। मतलब अगर ये सी स्क्वायर पॉजिटिव नंबर होगा तो मैं इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लूंगा। तो ये मेरे पास दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन अब वही है हायर ऑर्डर में मैं जाना नहीं चाहता, तो उसको तुम सर ये तो हमने यहाँ पे लेट किया है ना, fx is equal to e की पावर cx। मतलब इस मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये मेरे पास -1 होता तो इस तरीके की हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मेरे पास ये वाला होता। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये लोग दे देते कि हमने रिलेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर मेरे पास एक्चुअली हायर ऑर्डर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुमको आती नहीं है, मैं पढ़ाना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये चूंकि जनरल इक्वेशन तुम लोगों की देखी हुई होता है ये स्टेटमेंट, इसलिए मैंने करके दिखा दिया कि अगर एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू -1 लिखा हुआ है तो इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये वाला होता है। नहीं सर वो क्लियर हो गया। हाँ। मतलब मान लो क्वेश्चन ऑलमोस्ट यही बनाया और ऊपर हमको वो रिलेशन दे दी डबल ऑर्डर डेरिवेटिव वाली। हाँ। इसमें वो फिर हम उस सेंस में निकाल सकते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है सर। वैसे हाँ। अगर इसमें मतलब ऐसे समझने के लिए हाँ x या t डाल दीजिए एक बार, x की जगह उस नोटेशन की आदत है बस मुझे इसके लिए। नहीं किस जगह पर जो ऊपर लिखा हुआ है ना डबल डैश ऑफ x, इसमें x की जगह t डाल दें। हाँ हाँ, और f ऑफ t को x लिख दीजिए थोड़ी देर के लिए। इसको t लिख लें, x लिख लें। हाँ या हाँ, y लिख लें, y लिख लें, t लिख लीजिए, आदत है उसकी तो t सॉरी x f ऑफ t को x लिख लीजिए। चलो x लिख लेते हैं। तो ऊपर एक्सेलरेशन हो गई। हाँ तो सर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -x। हाँ वो तभी तो मैंने कहा एसएचएम वाली इक्वेशन हो गई गरीब। हाँ तो फिर वो v dv by dx हो सकता है, वही तो लिखा हुआ है। हाँ तभी तो मैंने कहा ये ऑसिलेशन वाली हो गई, नहीं एसएचएम वाली। यस सर। तो ये हाँ इसका हम कोई और तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, लाइक ये तो पूरा ऑथेंटिकेटेड वेट हो गया फंक्शनल इक्वेशंस के थ्रू। हाँ कोई और तरीका किस चीज की करस्पॉन्डिंग, ये फंक्शनल इक्वेशन ही लिखी है, इसको सॉल्व करने के लिए सब करना पड़ेगा। क्योंकि ये तुम्हारे मतलब का नहीं लिखा हुआ था इसलिए मैंने इसको अलग से तुमको बता दिया, ये तुम्हारे पास नहीं आएगा एग्जाम में। लाइक इन जनरल जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया बेटा, इसमें सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। अगर ये कांस्टेंट है तो f डबल डैश x बराबर fx इनटू सम कांस्टेंट नंबर आ गया, ये हायर ऑर्डर हो। सेकंड ऑर्डर से याद आया, हाँ वो क्वेश्चन 9 देखिए सर एक बार, उसका कुछ हिंट दे सकते हैं आप? 9th क्वेश्चन, एक मिनट तुम इसको पहले मैं बात खत्म कर दूं, तुम बात समझ गए ना? हाँ सर मैं समझ गया। तो वो जिसमें अंदर f डबल डैश x प्लस fx लिखा है, हाँ उसमें sin x के साथ हो जाए। अबे बाई पार्ट्स का इंटीग्रल सवाल है वो। एक्चुअली माहौल असाइनमेंट में वो सवाल सबसे सरल है, लेकिन माहौल जो असाइनमेंट का था ना उसमें फंक्शनल इक्वेशन लिखी हुई है, तो तुमने उसको भी डिफरेंशिएट कर दिया होगा, वो फंसा लिया हाँ। तुमको मैंने। ठीक है सर, तुम समझ गए ना बात? हाँ फिर तो फर्जी सा हो गया। हाँ फर्जी हो गया, वो धीरे से मैंने इसलिए लिख दिया था कि थोड़ा सा भटक जाओ कि यार ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई तो क्या करें अब इसका, लेकिन वो मैं भी वही सोच रहा था कि लाइक इसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया। बिल्कुल मैं दिखा देता हूँ सवाल, ये वाले सवाल की बात कर रहे हो ना, ये हाँ ये 9th वाला सर। ये जो 9th सवाल लिखा हुआ है, बहुत टाइम का है इसमें, मैंने इसको 1/sin करा था, बहुत सारी जुगाड़ है। एक्चुअली ये जब मैंने सवाल लिखा था तो अभिनंदन को मैंने बोला था कि ये सवाल में बच्चे कर देंगे यार, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार सब सब आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इक्वेशंस लिखे हुए हैं, देखो सब अलग अलग वैरायटी लिखी हुई है। ये एक ऐसी इक्वेशन लिखी है जिसमें कि डेरिवेटिव इस्तेमाल किया है, ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें दो वैरायटी के फंक्शन इस्तेमाल किए गए,
तो मतलब सब अलग अलग फॉर्मेट के सवाल लिखे हुए हैं। सर क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग यही करेंगे ना, एक बार आप बस ऊपर से बता दीजिए हाँ कि जो फंक्शनल इक्वेशन का हमें फॉर्म दिया हुआ है, हाँ राइट, हम एक जनरल इक्वेशन मतलब पॉलिनोमियल लेट करके करें। अबे बकवास की बात ना करो यार, इतने सवाल अभी हम लोगों ने किए, तुमको समझ में नहीं आई बात? नहीं अबे इसी आप तरीके की तो समझे नहीं, आप समझे नहीं। अभी तो तुम नहीं समझे, सुनो पहले मेरी बात। इसी को ही हम डिफरेंशिएट अबे तुम, करके fx, हाँ तो फिर पॉलिनोमियल क्या मान रहे हो? वो गलत, वो वर्डिंग गलत बोल दी थी, वो ये मतलब नहीं था। जितने सवाल हम लोगों ने सॉल्व किए उसमें इसी तरीके की तो इक्वेशन आ गई थी हमारे पास। हाँ, डिफरेंशिएट करके। अब इसको आगे संभालना है वैसी तरीके से, अब बाकी अगले समझ गया, ठीक ठीक ठीक। बाकी अगले। अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी आपसे। हेलो हाँ हाँ बोलो। सर, क्या कहते हैं, मैं ना अगर आपको कुछ फोटोज भेजूंगा क्लास के बाद, आप 5 मिनट फ्री होंगे क्या? अभी तुरंत मत भेजना, सवेरे भेज देना। ठीक है सर वैसे 6 का आंसर 1 आया था क्या? 6 का आंसर 1? यार मैंने कहीं सॉल्व किया हुआ है। 1 या कुछ अच्छा सा नंबर। हाँ अच्छे ही से नंबर आ रहे हैं मेरे ख्याल से सारे सवालों में, इन सब में सब अच्छे ही नंबर आ रहे होंगे, गंदे नहीं निकले होंगे। मैं क्या कर लेता हूँ, कौन सा सवाल है ये? एलिप्स वाला है ना ये? कितने तुमने कर दिए थे इतने सवाल जो तुमको लग रहा है जेन्युइनली मैंने कर दिए? सर 6-7 करते हैं सर, ये 9वां भी हो ही जाता है। 7-8 मैंने लाइन से करे थे, फिर वो 9वें में माहौल ही बन गया 7-8 में कंसंट्रेशन का। ठीक है। इसका आंसर तो यार मैंने कहीं लिखा है, रफ में लिखा हुआ है, देखिए तो आंसर निकाला एक मिनट में, चेक करो। आंसर बना है, एरिया निकाला गया है ना इसमें। हाँ 1 आ रहा, सही है। चलो बाकी अगले टाइम पे करेंगे।